Hello and welcome to the class of Indian Polity। और आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका कंटिन्यूशन जो है हम इस आज की प्रेजेंटेशन में करेंगे, क्योंकि जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है क्या और ये कैसे बना, और इसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। सो उसी कंटिन्यूशन में हम आज का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश, और आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो गाइडलाइंस है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो कौन कौन सी शेड्यूल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडलाइंस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्रेम्ड। ओके, वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हुआ है या बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, एज वी ऑल नो, जिसे मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सुप्रीम लॉ होता है उस देश का, दैट वी कॉल अ सुप्रीम लॉ ऑफ दैट नेशन। ओके, तो ये बात क्लियर है। अब एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड फिलोसफिकल बेस। फिलोसफिकल बेस कहते हैं दार्शनिक कोई बुनियाद। ठीक है, तो कोई भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक दार्शनिक बुनियाद या कोई फिलोसफिकल बेस होता है। वो फिलोसफिकल बेस ये शो करता है कि उस कंट्री का इथोस क्या है, यानी कि उस नेशन के इथोस, उसके मॉरल्स, उसके जो है एक तरीके से एथिक्स क्या हैं, और वहाँ के लीडर्स का विजन क्या है, दैट इज़ विजन ऑफ दैट दोज लीडर्स जो उस कंट्री में बिलोंग करते हैं, उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या उस कंट्री की हिस्ट्री क्या है या उस देश का इतिहास क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेशंस इथोस, विजन्स ऑफ लीडर्स, उस कंट्री की हिस्ट्री, तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखी जाती हैं जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ़िलोसफिकल बेस की, तो जो भी फ़िलोसफी है, तो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो वो फ़िलोसफी इवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एक उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन में 13 दिसंबर 1946 को जब वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, तो ये फ़िलासफ़ी जो थी ये उस रेजोल्यूशन में भी दिखाई देती थी। दैट्स वाई आई हैव रिटन ओवर हियर दैट द फ़िलासफ़ी वाज शोन in the objective resolution moved in the first session of the Constituent Assembly on December 13, 1946 by Pandit Jawaharlal Nehru and adopted after debate in the Assembly on January 22, 1947। ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो फर्स्ट सेशन था उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू जी ने प्रस्ताव की फॉर्म में लेके आए थे, तो ये फ़िलासफ़ी उसमें भी दिखाई दे रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज़ ज़मीनी तौर पे आना चाहिए। तो ये कब अडॉप्ट हुआ? ये अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ। सबसे पहली चीज़, जो पहली गाइडलाइन थी, वो पहली गाइडलाइन ये थी, to ensure India's economic and political security, to foster unity of the nation, to proclaim India as a sovereign democratic republic। अगर इसको हम स्टेटमेंट वाइज देखें, तो पहली चीज़ है टू इंश्योर इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया की जो आर्थिक और राजनीतिक जो सुरक्षा थी उसको इंश्योर करने के लिए कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिससे कि इंडिया की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सेकेंड पॉइंट, टू फोस्टर द यूनिटी ऑफ द नेशन, भाई देश की एकता पे कोई असर ना हो और देश की एकता और मजबूत हो, यूनिटी ऑफ द नेशन जो है वो और फोस्टर हो, इसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। यानी कि ये गाइडलाइन जो उस टाइम के फ्रेमर्स थे, जो भी आर्किटेक्ट थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये चीज़ें
थी। और टू प्रोक्लेम इंडिया एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। सोवरेन से मतलब ये है कि जिसमें खुद की स्वायत्तता हो, यानी कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के प्रभुत्व में ना रह रहा हो, यानी कि किसी दूसरे कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना रह रहा हो। जैसे इंडिया पहले एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, ठीक है, बाद में वो आज़ाद हुआ, तो अब आज़ाद होने के बाद वो बन गया सोवरेन। तो सोवरेनिटी उसकी इंडिया की इंश्योर्ड रहे और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने, यानी कि जो भी यहाँ की जो गवर्नमेंट बने वो जनता के द्वारा ही चुन के आए। तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, यानी कि ये सारी चीज़ें इंश्योर हों, तो ये एज ए गाइडलाइंस के तौर पे यूज़ की गई टू फ्रेम दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि इंडिया में एक फेडरल सिस्टम हो, जैसे कि कनाडा में चलता है वैसे ही इंडिया में कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, जिसमें कि एक सेंटर हो, एक केंद्र हो और स्टेट्स हों, राज्य सरकारें हों, और उनमें आपस में पावर्स का, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो सो टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो ये एक गाइडलाइंस के तौर पे यूज़ किया गया टू फॉर्म दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस चीज़ का ध्यान में रखा गया कि एक फेडरल फॉर्म की गवर्नमेंट इंडिया में बने। आगे बढ़ते हैं। टू एंश्योर एंड सिक्योर द जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, यानी कि एक सिक्योर, टू एंश्योर एंड सिक्योर द जस्टिस, यानी कि जो न्याय है वो सब लोगों को मिले, इक्वालिटी, सब में बराबरी का, सबको बराबरी का दर्जा मिले, फ्रीडम ऑफ थॉट यानी कि सोचने की आपको आज़ादी मिले, एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिले, बिलीफ यानी कि जिस धर्म में भी आपका बिलीफ हो या जो भी आप बिलीफ रखते हैं या किसी भी चीज़ में फेथ रखते हैं, किसी भी धर्म में आप फेथ रखते हैं तो वो रखने की आपको आज़ादी मिले, वर्शिप यानी कि पूजा करने की आज़ादी मिले, वोकेशन का मतलब आप कोई भी अपना व्यवसाय जो लीगली वैलिड हो वो करने की आपको आज़ादी मिले, एसोसिएशन यानी कि ग्रुप बनाने की, यानी कि समूह बनाने की, संघ बनाने की आज़ादी मिले। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक संविधान का निर्माण किया गया। तो ये सारी चीज़ें एज ए गाइडलाइंस जो है यूज़ की गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड द सफिशिएंट सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, जैनी हैं, पारसीज़ हैं, आपके ये जितने भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं या जो ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जिसे हम ओबीसी भी बोलते हैं, तो इन सब के लिए कुछ सफिशिएंट सेफगार्ड्स रखने के लिए, उनको सफिशिएंट उनको सुरक्षा देने के लिए इसको एज ए गाइडलाइंस यूज़ किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इन बातों का भी ध्यान रखा गया। तो ये गाइडलाइंस थी, ये भी एक गाइडलाइंस थी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड द सोवरेन राइट्स ऑन द लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंडिया की लैंड थी, ठीक है, अगर उस लैंड की हम बात करें, उसकी टेरिटरी की बात करें, यानी कि कहाँ तक इंडिया का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ तक आता है, उसकी इंटीग्रिटी यानी कि उसमें कोई दूसरा मुल्क या कोई दूसरा देश दखलंदाजी ना करे, कोई इंटरफेयर ना करे। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा एक टेरिटरी को लेके बहुत लड़ाई होती है, चाइना कुछ द्वीपों में अपना अधिकार जताता है, इंडिया अपना कुछ एरियाज़ में अपना जो है इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इस चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाती है कंट्रीज़ के बीच में। सो टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड द सोवरेन राइट्स ऑन द लैंड, सी एंड एयर, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि लैंड है, सी है, एयर है, तो इसके लिए भी एक डायमेंशन दे रखा है, एक डिस्टेंस दे रखी है कि इतनी दूरी तक जो है इस कंट्री की टेरिटरी है, इतने दूरी तक इस कंट्री की का एरिया है, तो इसको लेके कभी लड़ाई ना हो। तो इन सारी चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए और मेंशन करने के लिए जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों का जिक्र किया गया और इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इंश्योर किया गया। तो ये भी एक तरीके की गाइडलाइन थी जो यूज़ की गई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। नाउ ये तो हमने बात की गाइडलाइंस की, जिन गाइडलाइंस पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सोर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कभी कोई एक कंट्री से नहीं लिया गया। जो भी इसके फ्रेमर्स थे या जो भी इसके आर्किटेक्ट थे या बनाने वाले थे, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ से जो उनके
बहुत ही अच्छे और वैलिड पॉइंट्स थे वो लेके, जैसे किसी कंट्री से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार ले लिए, किसी कंट्री से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली, किसी कंट्री से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उठाया गया, कहीं से फेडरल सिस्टम लिया गया, कहीं से अमेंडमेंट प्रोसेस ली गई। तो यानी कि अलग अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये अपने आप में एक यू कैन से मिक्स ऑफ दी सम ऑफ द पार्ट ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो। सो अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना, इसके सोर्सेज क्या हैं, सो कोई एक कंट्री इसका सोर्स नहीं है, इसके कई सारी कंट्रीज़ से मिला के लगभग 10 कंट्रीज़ से इसका जो है ओरिजिन है। तो हम बात करते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, हम डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग कंट्री से लिया गया है, तो कई बार हम इसको बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बैग ऑफ बोरोइंग्स भी बोलते हैं। जो मेजर इन्फ्लुएंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, सो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है इस एक्ट का। यानी इस एक्ट के थ्रू जो प्रोविज़न रखे गए थे उसको हमने एज इट इज़ जो है और थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो पार्ट थे, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हमने यूएसए से ली, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ पार्ट्स हमारे इंग्लैंड से मैच करते हैं जो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिए। कुछ चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, और कुछ चीज़ें जो आज का रशिया है जो पहले यूएसएसआर कहलाता था उससे लिया है। कुछ चीज़ें हमने जर्मनी से ली हैं, कुछ पार्ट्स हमारे कनाडा से लिए गए हैं, और कुछ चीज़ों में साउथ अफ्रीका भी हमारा एक पार्ट है, एंड आयरलैंड से भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें किस कंट्री से लिए हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके थ्रू जो चीज़ें ली गई कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन सी चीज़ें थी। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी पावर्स हैं, जो इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, सो उनका जो डिक्लेरेशन है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स वो किसके पास रहेंगी, कौन किसको कैसे यूज़ करेगा, वो जो चीज़ है वो ली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स जो है ये कहाँ से ली गई है, किस कंट्री से ली गई है या किस एक्ट के थ्रू ली गई है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पावर्स। आगे बढ़ते हैं। जो गवर्नर का जो ऑफिस है, सो ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये भी लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आगे बढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो ऑर्डिनेंस बनाने की जो पावर दी गई है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ये भी लिया गया है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, अब बात करते हैं फेडरल स्कीम्स। तो जितनी भी फेडरल स्कीम्स हैं इसमें कि आप बात करते हैं एक सेंटर होगा और एक उसमें आपके स्टेट्स होंगे, और जितनी भी इस तरीके की फेडरल स्कीम्स होंगी ये भी लिया गया है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी, यानी कि जो एक जुडिशरी होगी फेडरल लेवल पे, तो उसकी जो पावर्स हैं, पावर्स ऑफ फेडरल जुडिशरी, ये भी लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन की स्लाइड्स में, ये सब ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बोथ एट सेंटर एंड दी स्टेट लेवल, यानी कि जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो, केंद्र के तर्ज पे हो, या स्टेट लेवल पे, जो राज्य के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो भी लिया गया है किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी कभी स्ट्रेट अवे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि। अब हम बात करते हैं यूएसए की, कि यूएसए से क्या चीज़ें ली गई हैं, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है आपका सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, यूएसए से। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो रिटन फॉर्म में होगा, एक बुक फॉर्म में होगा, इसको लिखा जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये भी किससे ली गई, यूएसए से, क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रिटन फॉर्म में है। सो ये जो चीज़ ली गई है ये हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है कि इसको लिखा जाना है, इसको फ्रेम करना है ड्राफ्ट की फॉर्म में, ये भी लिया गया है आपके यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा यूएसए से लिया गया है। जुडिशल रिव्यू ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि या हाई कोर्ट को लगता है कि वो कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से टकरा रहा है, तो उसके लिए रिव्यू के जो रिव्यू पिटिशन डाली जाती है, तो रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि उसको जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उसको रिव्यू करेंगे कि कहीं ये अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर से तो टकरा नहीं रहा है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे से अगर टकरा रहा है तो इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है, ये भी कहाँ से ली गई है, यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हो गया या जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सब लिया गया हमारा यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट एज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि जो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होगा उस स्टेट का। स्टेट से हम यहाँ बात कर रहे हैं कंट्री की। सो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। तो अमेरिका में भी जो है प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंडिया में लिया गया कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो एज ए एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होगा। एंड वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है, उसका चेयरमैन होगा। तो ये जो चीज़ ली गई है, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये किससे लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है। सो इंग्लैंड से जो लिया गया है वो बता देते हैं। जो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि पार्लियामेंट होगी, उसमें पार्लियामेंट होगा, उसमें जो पार्ट होंगे जैसे कि हमारा है अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसे हम अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। सो ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट का, इसमें एक दो सदन होंगे और उसमें राष्ट्रपति होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। तो ये सिस्टम जो लिया गया है ये इंग्लैंड से लिया गया है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, बाई कैमरल का मतलब उसके दो सदन होंगे, द्वि सदन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, या बाई कैमरल। तो इंग्लैंड में भी बाई कैमरल सिस्टम है, सिमिलरली इंडिया में भी बाई कैमरल है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया ये यूके या इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एक प्राइम मिनिस्टर होगा, इसका प्रावधान है, इसका प्रोविजन है। सो इंग्लैंड में भी कॉन्सेप्ट है प्राइम मिनिस्टर का, तो ये कि उस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये भी चीज़ हमारे कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, यानी कि मिनिस्टर्स की एक सभा होती है जो प्राइम मिनिस्टर को एड और एडवाइस सलाह देने के लिए होती है। जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, उन पर सलाह देने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ये भी कहाँ से लिया गया, ये भी हमारा इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑफिस ऑफ CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस होता है, ठीक है, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, वो भी लिया गया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, रिट मतलब आप देखा होगा रिट डल जाती है कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, जब रिट डलती है तो किस किस कोर्ट का क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। तो जुरिस्डिक्शन कहते हैं अधिकार क्षेत्र, कि किस कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र कहाँ तक आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र क्या हैं, तो किस किस अधिकार क्षेत्र में कौन सा रिट पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। और रूल ऑफ लॉ की बात करें कि जो भी रूल होंगे वो लॉ बेस्ड होंगे, यानी कि लॉ के हिसाब से सब रूल बनेंगे, वो भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। तो ये सारी चीज़ आपने देखा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरल पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफिस ऑफ CAG, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स, सिंगल सिटीजनशिप एंड रूल ऑफ लॉ, ये सब लिया गया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बढ़ते हैं। अर्स्टवाइल USSR, यानी कि जो पहला USSR था कहलाता था, अब रशिया है। तो इनसे क्या लिया गया है, इनसे ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हम बोलते हैं आपके, पहले हमने बात की थी मूल अधिकार की, ये हमारे हैं मूल कर्तव्य, अगर हिंदी में इसको बोलें। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये लिया गया है आपके USSR से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, आप
आगे जब हम सेशन करेंगे इसको डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि दोनों ही मिलके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपके जो भी आमदनी होती है या जो जीडीपी में जो भी आपके कमाई होती है सरकार को, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि सेंटर और स्टेट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, इनकम का, अर्निंग्स का, देश की आय का, तो वो कहलाता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव से मतलब है मिल के काम करना, फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हम बोलते हैं वो लिस्ट जिसमें उन सब्जेक्ट्स की बात, उन एरियाज़ की बात की जाती है जिसमें कि नियम और कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। जैसे कि एक होती है आपके सेंटर लिस्ट, एक होती है एक स्टेट लिस्ट, इस तरीके से होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की अगर बात करें ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम बात करते हैं कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ें हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की गई हैं। तो जो हमारे कंट्री का जो फेडरल सिस्टम है, सेंटर स्टेट सिस्टम जो है कि एक सेंटर होगा और अलग अलग स्टेट्स होंगे, स्टेट्स के अपने अलग जो है एक लेजिस्लेचर होगी, वहाँ का एक अपना सिस्टम होगा, अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है, जो अपने एक इंडिपेंडेंटली काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी सारे जो स्टेट्स हैं वो एक सेंटर के अधीन काम करेंगे। तो जो एक तरीके का फेडरल सिस्टम है ये कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जितनी रेजिडुअल पावर है, रेजिडुअरी पावर मतलब आपकी जो, आगे बात करते हैं जर्मनी या जिसे हम बोलते हैं वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई हैं। इंडिया में जो बैलेट सिस्टम चलता है, हालांकि अब जो है आपकी ईवीएम मशीन से सिस्टम हो गया है, लेकिन जो बैलेट सिस्टम है, बैलेट पढ़ते थे, वोट पढ़ता था, वोट काउंट होता था, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आया हमारे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ प्रोविजंस रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान जो कुछ फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन है, कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कुछ राइट्स को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल। तो इसका जो प्रोविज़न है ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है ये भी देख लेते हैं। सो इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा है या जो आपका अपर हाउस है, तो जो अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, क्या तरीका है, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो संविधान में जो बदलाव किए जाते हैं टाइम टू टाइम लोगों के विकास के लिए या वेलफेयर के लिए, सो जो उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी लिया गया है आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड से देख लेते हैं क्या लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, तो जितने भी राज्यसभा में जो मेंबर्स नॉमिनेट करके प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे जाते हैं, तो प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, कुछ नंबर्स होते हैं उसके कि इतने मेंबर्स जो हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट चुन के भेजेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ये भी आयरलैंड से लिया गया है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो मेथड है, उसकी प्रोसेस है, ये भी कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आयरलैंड से। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये भी लिया गया है आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करते हैं शेड्यूल्स की। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स हैं, कुछ अनुसूचियाँ जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया है। शेड्यूल्स में अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया गया है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि शेड्यूल है क्या और कितनी शेड्यूल्स हैं और किसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन, तो उस टाइम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल्स थी। इट हैड ओनली 8 शेड्यूल्स। बाकी जो 4 हैं वो बाद में ऐड की गई। तो 4 वर एडेड लेटर ऑन थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स, तो थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स 4 और ऐड कर दी गई। तो इन टोटल हो गई 12, यानी कि एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन 8 शेड्यूल्स थी, उसके बाद 4 और ऐड कर दी गई, तो ये हो गई आपकी 12। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से शेड्यूल्स हैं और हर शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में
जो बात की गई है वो बात की गई है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज होंगी उस टाइम, सो उनकी लिस्ट दी गई है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में क्या बात की गई है? सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें 5 पार्ट्स हैं। सेकेंड शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। अब देख लेते हैं क्या क्या है। पार्ट ए जो है, यानी कि 5 पार्ट है, उसमें जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या बात की गई है? तो पार्ट ए में जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं उनको दिए जाने वाले इमोल्यूमेंट्स कहते हैं जो भत्ता, जो सैलरी है, जो भी पर्क्स हैं, जो भी फ़ायदे हैं जो एक प्रेसिडेंट को और एक गवर्नर को दिए जाते हैं, उन सब का जिक्र किया गया है पार्ट ए में। सो द इमोल्यूमेंट्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स आर मेंशन्ड इन दी पार्ट ए ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा उसको हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया। ठीक है, ओमिट कहते हैं मतलब उसको हटा देना। पार्ट बी को बाद में अमेंडमेंट करके 7th अमेंडमेंट से उसको रिमूव कर दिया गया। अगर हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में जो है जितने भी आपके लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं या कि जो विधानसभा हैं, जो असेंबलीज़ हैं या काउंसिल्स हैं, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या जो भी स्पीकर हैं, उनके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ मेंशन किए गए? पार्ट सी ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, और जो पार्ट थर्ड भी बोल सकते हैं कि तीसरे पार्ट में, सेकेंड शेड्यूल के तीसरे पार्ट में ये सारे प्रोविजंस रखे गए। अब हम बात करते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज़ का जिक्र किया गया है। पार्ट डी टॉक्स अबाउट द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और पार्ट ई में क्या मेंशन किया गया? जो भी आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस थे वो मेंशन किए गए हैं आपके पार्ट ई में। तो ये इन टोटल हो गया आपका सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो थर्ड शेड्यूल में जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं या स्टेट मिनिस्टर्स हैं और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या जितने भी स्टेट्स की जो लेजिस्लेचर्स होती हैं या विधानसभाएं होती हैं या सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो ये सब लोग जो हैं जब इनका चुनाव होता है या जब भी ये अपने ऑफिस में आते हैं तो ये पहले कुछ शपथ लेते हैं। एक आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओथ एंड अफर्मेशन। तो ये जितने भी मैंने जिक्र किया, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये क्या करते हैं? ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं। तो इसका जिक्र कहाँ किया गया है? थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल की। तो फोर्थ शेड्यूल में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू जो राज्यसभा है जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, तो कितनी सीटें किस किस स्टेट से, किस किस यूनियन टेरिटरीज से चुन के आएंगी या रिजर्व्ड होंगी उन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, तो उनका जो जिक्र है वो किया गया है किसमें? फोर्थ शेड्यूल में। ओके, सो द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स इज मेंशन्ड इन द फोर्थ शेड्यूल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल, तो पाँचवें शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज। तो जितने भी इंडिया के शेड्यूल एरियाज़ हैं, ठीक है, जो चिन्हित किए गए एरियाज़ हैं, तो उन शेड्यूल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल, उसके बारे में जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, वो कहाँ मेंशन किए गए हैं? फिफ्थ शेड्यूल में। अब हम बात करते हैं छठी सूची, अनुसूची, जिसे बोलते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। तो सिक्स्थ शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि ये जो चार मैंने आपके सामने जो क्षेत्र बताए या राज्य बताए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो इनमें ये एक तरीके के ट्राइबल एरियाज़ हैं। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन और इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस रखे गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं? सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवन्थ शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात की गई है सेवन्थ शेड्यूल में। जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि एक यूनियन लिस्ट होती है या सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी एरियाज़ हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन किन लिस्ट में किन सब्जेक्ट्स के ऊपर केंद्र का अधिकार होगा या
कानून बनाने का अधिकार राज्य को होगा या केंद्र को होगा। तो इन सब चीज़ों की बात जो रखी गई है वो रखी गई है आपके 7th शेड्यूल में। आगे बढ़ते हैं 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में जो है आपके 22 लैंग्वेजेस जो हैं, जो 22 भाषाएं हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। जो इंडिया के 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह मिली है या उनको एक तरीके की कह सकते हैं प्रिजर्वेशन मिला, उनको रिजर्वेशन मिला एक तरीके का, ये भाषाएं हैं जिनको सरकार जो है या कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक सिक्योरिटी मिली हुई है। तो ये 22 भाषाएं हैं, इनका जिक्र कहाँ किया गया है 8th शेड्यूल में। 9वें शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो 9th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एक्ट्स एंड रूल्स प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 31B लैंड रिफॉर्म्स। सो जैसे मैंने बताया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस टाइम 8 सूचियाँ थी, बाद में 4 और जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो जो 9वीं अनुसूची है जैसे हम बोलते हैं 9th शेड्यूल, तो इसमें बात की गई थी लैंड रिफॉर्म की। और जो लैंड रिफॉर्म हुए थे सो बाय द आर्टिकल ऑफ 31B एक रूल बनाया गया था और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू एक नवी सूची ऐड की गई थी जिसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ठीक है, तो ये जिक्र किया गया आपके 9th शेड्यूल में। अगर हम 10th शेड्यूल की बात करें तो 10th शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अभी इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि जब कोई किसी भी पार्टी का मेंबर होता है या कोई भी किसी पार्टी से एसोसिएट होता है और उस पार्टी से वो कोई भी एमएलए या एमपी की सीट जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी बदल लेता है तो उस पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू हो जाता है, जिससे कि लोग इस तरीके का दल बदल कानून जिसे भी बोलते हैं हिंदी में, दल बदल कानून एक तरीके का बन के आया था जिससे इस तरीके की प्रथा को बदला जाए। तो ये जो चीज़ थी ये ऐड हुई, इट इज़ एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थ्रू द 10th शेड्यूल। तो यानी कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके थ्रू 10वीं सूची जोड़ी गई और इसमें बात की गई एंटी डिफेक्शन लॉ की। हम बात करते हैं 11वीं सूची की। ठीक है, तो 11वीं में यानी कि 11th शेड्यूल में बात की जाती है 29 सब्जेक्ट्स यानी कि 29 सब्जेक्ट्स जिसमें पंचायत को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का। यानी कि पंचायत के रिगार्डिंग, जो पंचायत सिस्टम जो होता है तो उसके रिगार्डिंग 29 सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि किन किन एरियाज़ के ऊपर जो है पंचायत को अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या एरिया हैं, सिलेक्शन और आपके विमेन का कितना रिजर्वेशन है उसमें और कास्ट के अकॉर्डिंग कितना रिजर्वेशन है, किस तरीके से एक प्रधान का चुनाव होना चाहिए या मेंबर्स का चुनाव होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस 11th शेड्यूल में रखी गई और ये 11th शेड्यूल जो थी वो 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ी गई। इट इज़ एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो ये हो गई आपकी बात 11वीं अनुसूची या 11th शेड्यूल की। लास्ट शेड्यूल जिसे बोलते हैं 12th शेड्यूल, इसमें बात की गई है 18 सब्जेक्ट्स की जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ का जुरिडिक्शन है, जो कि आपके देखा होगा नगर पालिका या नगर निगम होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं तो उनके क्या अधिकार क्षेत्र हैं। तो 18 सब्जेक्ट्स हैं, 18 एरियाज़ हैं, 18 एरियाज़ जिसमें कि डिस्कशन किया गया है कि म्यूनसिपैलिटीज़ के क्या क्या एक अधिकार क्षेत्र होंगे। तो ये जो अनुसूची है या ये जो शेड्यूल है 12th शेड्यूल, ये जोड़ी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये हमने बात की आज 12th शेड्यूल की, ये 12 सूचियाँ हैं अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं ये हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, जिससे कि मैं और इस तरीके के सेशन बनाता रहूँ, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज सेशंस बना रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।